हेलो एवरीवन। कल हमने प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था के इस दूसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी और उम्मीद करता हूं कि पिछले जो जो चैप्टर अपलोड हुआ है इसका उससे आपको बखूबी इस पार्ट को समझने में मदद मिली होगी। आज हम उसी को अंतिम बिंदु की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो है आखिरी क्लास इस चैप्टर की है। आपने इन नोट्सों को रिवाइज करने की कोशिश भी की होगी, है ना? और उसके साथ साथ ही इस चैप्टर को ठीक तरीके से समझने के लिए आपने पिछले दोनों जो पार्ट हैं उनको बखूबी रुचि के साथ में देखने का प्रयास किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अगर ईमानदारी से इनको 100% इन दोनों पार्टों को देखा है तो आपको इस पार्ट को समझने में कोई और समस्या शायद शेष नहीं रही होगी। और फिर भी अगर कोई छोटा सा भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने के लिए तुरंत वही रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आज हम इसके अंतिम भाग की ओर चर्चा करेंगे और अंतिम भाग में हम कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर जिक्र करने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली क्लास में किसानों की बहुत सारी समस्याओं की बात करी थी। उन बहुत सारी समस्याओं के जो निवारण के जो उपाय थे उन पे कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र किया था हमने। सरकारी योजनाओं से किसानों को क्या क्या फायदे मिल रहे हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम उन योजनाओं से आगे बढ़कर कुछ हमारे जो आधारभूत जो ढांचा है जिसके आधार पे हमारे आसपास जो सुविधाएं या जो जो चीजें उपलब्ध हैं उनके आधार पे हम कैसे उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे एक मानव की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आज आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ठीक से मेरे साथ एक एक बिंदु पे गौर करते चलिएगा। पहले ही बिंदु में कहा गया है कि उन समस्याओं का समाधान करेंगे। किन समस्याओं का? जो समस्याएं हमने पिछले लक्ष्मी किसान और जो सुखाराम जैसे काश्तकार थे उन सब के बारे में जो पढ़ी थी हमने। किसानों की क्या क्या आवश्यकताएं हम आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसान किन किन प्रयासों से अपने आसपास ही अपने आजीविका के संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं, इन सब चर्चाओं पे अब आगे क्रम से बढ़ेंगे। पहले बिंदु में कहा गया कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्ध ग्रामीण यानी जो गांवों से छोटे भाग हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति जन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। उनमें उद्योगों के साथ में कुछ सेवाओं को बढ़ावा देकर वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दिया जा सकता है? काम दिया जा सकता है या रोजगार दिया जा सकता है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? जैसे मान लीजिए किसी इलाके के अंदर किसी खास फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना? उस खास फसल का उत्पादन होने के कारण उस फसल से संबंधित अन्य जो गतिविधियां हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इकाइयां हैं उनके माध्यम से उस फसल को अन्य रूपों में बदल कर और हम नए नए उत्पाद उससे तैयार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेके अभी हम इसको समझेंगे, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो हमारे लिए रोजगार को इंक्रीज करने का काम करती हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं पे दलहन फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, दलहन यानी दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो उस इलाके में हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से कौन से जो है अन्य उत्पादन का निर्माण कर सकते हैं? ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से हम जैसे दाल के माध्यम से नमकीन तैयार कर सकते हैं, बेसन तैयार कर सकते हैं और अन्य खाने के बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो दालों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, उनका भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। जैसे ही हम इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो इन वस्तुओं के उत्पादन से हमें और ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो जो मालिक है, जो फैक्ट्री का या जो कारखाने का मालिक है, उसको आधारभूत ढांचा बढ़ाना पड़ेगा, उसको उस एरिया को, उस लोगों के संख्या को बढ़ाना पड़ेगा ताकि और अधिक उत्पादन हो सके। और इस माध्यम से तैयार कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं जिनके माध्यम से लोगों को और ज्यादा क्या हो सकता है? रोजगार मिल सकते हैं। तो रोजगार इंक्रीज यानी बढ़ाने के जो प्रयास हैं उनमें सबसे पहला उदाहरण हमने फसलों के आधार पर देखा। दूसरा जो सहयोग किसानों का किया जा सकता है उसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों की आय बढ़ेगी तो जीवन की अन्य जो सेवाएं हैं, जीवन स्तर को ऊपर उठाने की उनकी मांग करेंगे, जिससे अन्य जो सेवा क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे दे रखा है कि शीत भंडार तैयार कर सकती है सरकार। शीत भंडार क्या होते हैं? जैसे आलू और प्याज जैसी कुछ उत्पाद होती हैं, फसलें, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद में हम उनको लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको ऐसा नहीं करते हैं, बिना भंडारण के उनको खुले में रख देते हैं, तो वो कुछ समय बाद में खराब होने लग जाती हैं। यहाँ पे हमें शीत भंडार की मदद से उन वस्तुओं को या उन फसलों के जो उपज हैं, प्याज और आलू जैसे, या कोई और भी अन्य जैसी जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां या फसलें हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में दीर्घ अवधि तक हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं ताकि उनको और ज्यादा समय तक उपयोगी बनाया जा सके। मान लीजिए जिस समय प्याज आलू का उत्पादन हो रहा है उस समय कीमतें गिरी हुई हैं, या 10 रुपए किलो मान लो, पर 10 रुपए पर केजी के हिसाब से ही मंडी में भाव है इन दोनों फसलों का। तो किसान क्या कर सकता है? कोल्ड स्टोरेज की मदद लेके उनका भाव बढ़ने तक उनको रोक सकता है, और जैसे मान लो 10 से बढ़ के वो 15 या 20 या 25 तक भी जाए तब उसको बेच सकता है। तो उससे क्या हो सकता है? किसान की आय बढ़ेगी, ज्यादा अगर रेट उसको मिलेगी अपने उपज का
तो किसान अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। इस तरीके से शीत भंडारों का निर्माण करके सरकार कुछ मामूली चार्जेस के आधार पर किसानों को जो है कोल्ड स्टोरेज मुहैया करवा सकती है। तीसरा जो उपाय बताया है, ज्यादा रोजगार सृजित करने की क्रम में शहद संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। जिन लोगों के पास में रुपया पैसा या जो आधारभूत ढांचा विकास करने की या अपने जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, उनको छोटे स्तर से काम करना सिखाया जा सकता है। छोटे स्तर पे वो शहद संग्रहण केंद्र खोल सकते हैं। जैसे अगर कोई वनों के आसपास रहते हैं तो उन लोगों के लिए वनों में शहद इकट्ठा करना और शहद के पैकेट तैयार करके और उसको बाजार में बेचना बड़ा आसान हो सकता है। इसके माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। इन तरीकों से हम किसानों की जो है आय बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं रोजगार के अवसरों को सृजित करने के क्रम में हमारे जो मौजूदा आधारभूत ढांचा की जो संरचनाएं हैं उनके आधार पे हम किन क्षेत्रों में जो ऐसे हैं जिनकी पहचान करके और उनके अंदर हम ज्यादा रोजगार सृजित कर सकते हैं बिना निवेश के। जो मौजूदा व्यवस्था है उसी को उपयोग करते हुए देखते हैं। जैसे पहले नोट में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि भारत में 5 से 29 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं या जो वयस्क पुरुष हैं उनमें से केवल 51% लोग ही क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। अब 51% बच्चे ही अगर विद्यालय जाते हैं तो बाकी क्या करते हैं, बाकी किसी ना किसी तरीके से क्या है कि बाल श्रम में लिप्त हैं। अब बाल श्रम करने की वजह से उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका तो जो शिक्षा है उसको हासिल करनी चाहिए वो तो छूट रही है और वो कम उम्र में इन विनाशकारी जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं उन उद्योगों में लिप्त हो गए हैं। इस वजह से ना तो वो अपने बचपन का ठीक तरीके से आनंद ले पाए हैं, ना ही वो अपने जीवन का ठीक तरीके से आनंद ले पाएंगे। तो फिर क्या होगा, उनका सही तरीके से ना तो मानसिक विकास होगा ना ही शारीरिक विकास होगा। इससे वो एक तरीके से मरीज के रूप में अपना जीवन जिएंगे। कम ही उम्र के अंदर उनके साथ में बहुत सारी बीमारियां जुड़ जाएंगी उनके शरीर से, है ना। क्योंकि शरीर जैसे जैसे कमजोर होता जाता है वैसे वैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम होती जाती है, छोटी सी भी बीमारी हमें घायल करने में फिर सक्षम हो जाती है। इसलिए कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर रखने और इन बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के लिए भी सरकार प्रयास करती है। इस पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ कहा गया है कि बाकी सभी बच्चे किसी न किसी प्रकार के किस में लिप्त हैं, बाल श्रम में। यानी अगर वो जो बाल श्रम में लिप्त हैं उन बच्चों को भी हम विद्यालय भेजने की व्यवस्थाएं करें, उनके लिए भी ढांचागत विकास करें, ज्यादा विद्यालय खोलें, उनके आसपास के इलाकों में शिक्षक उपलब्ध करवाएं, तो सरकार को आधारभूत ढांचा की जो संरचनाएं हैं उनका विस्तार करना पड़ेगा। और विस्तार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी काम करने के लिए, तो इससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। यानी एक्स्ट्रा जो लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अनुसार हमारा जो नीति आयोग है, जो हमारी देश की परिस्थितियों का अध्ययन करके सरकार को आवश्यक सलाहें देता है, उस संस्था ने भी हमारे लिए कुछ आंकड़ों को सामने रखकर हमें जगाने का काम किया है एक तरीके से सरकार को। उसने हाल ही में रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा है कि आज के दृष्टिकोण में जो आधारभूत ढांचा मौजूद है हमारे पास, उसके अंदर जो कमियां हैं उनको अगर दूर कर दिया जाए तो अकेले शिक्षा के क्षेत्र में ही कम से कम 20 लाख लोगों को और रोजगार दिया जा सकता है। बड़े ध्यान से देखना कि अकेले शिक्षा के क्षेत्र में ही 20 लाख लोग और जो हैं रोजगार पा सकते हैं अगर हम उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक तरीके से उनको विकसित कर लें। तो ये कहना है हमारे नीति आयोग का। इसके अलावा कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर रोजगार की संभावना है, तो शिक्षा के बाद में हम जो देखते हैं स्वास्थ्य के अंदर, जैसे जनसंख्या के अनुपात में जिन देशों में पर्याप्त जो मेडिकल स्टाफ अगर नहीं होता है तो फिर उन क्षेत्रों में क्या होता है कि बीमारियां जैसे जो नुकसानदायक चीजें हैं, बीमारी अधिक से अधिक हो जाएगी, तो फिर वहां की जनसंख्या बड़ी कमजोर हो जाएगी। जो शारीरिक श्रम नहीं कर पाएंगे, शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वो फिर अपने जीवन को ठीक तरीके से जी सके और मेहनत के काम अच्छे से कर सके। ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र की संभावनाएं हैं जिसमें हम अतिरिक्त रोजगार के अवसर सर्जित कर सकते हैं, ऐसा भी सरकारें अगर चाहें तो इनके अंदर बहुत सारे जो है रोजगारों की संभावना है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रत्येक राज्य में आय और रोजगार बढ़ाने की हर राज्य के पास में संभावना होती है। जैसे हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही जैसे इनको छोड़ के अगर अन्य क्षेत्रों पे बात करें तो कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ से कोई नया सामान बनाना जानता है, किसी भी कला में महारत उसको हासिल है, शिल्प जैसे उद्योगों के अंदर अगर वो एक प्रख्यात या फिर एक बेहतरीन काम करने वाला युवक है, उसके अंदर कौशल है शिल्प कला का, तो अगर उसको सरकार थोड़ी सी मदद कर दे तो वो भी क्या कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी में आज के समय में टेक्निकल चीजों की जो है डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है बाजार में और आम आदमी के लिए कि
जीवन के लगभग हर दूसरे काम के लिए, या यूं कहें कि 90% चीजों के लिए हमें टेक्निकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनका उपयोग करके हम हमारे जीवन को थोड़ा सरलीकृत बनाने का प्रयास करते हैं। इससे हम हमारे समय की बचत करना चाहते हैं और कम खर्च में ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी डेवलप करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, अगर सरकार इस तकनीकी क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में सहायता करे और सही तरीके से समुचित योजना बना के लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से उस क्षेत्र को आगे बढ़ावा दे, तो इसके अंदर बहुत सारी जो संभावना है, लोगों को, बहुत सारे नव युवकों को रोजगार दिया जा सकता है। इसके बाद में नीति आयोग क्या कह रहा है, यहाँ पे भी फिर उसने एक रिपोर्ट जारी की पर्यटन के बेस पे। पर्यटन जो फील्ड है उसके अंदर, टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार देने की संभावना बताई है। किसने? नीति आयोग, जो हमारी सरकारी संस्था है और वो जो हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करके सरकार को आगामी योजनाएं बनाने के लिए सलाह मशवरा देने वाली संस्था है। अब ये 35 लाख रोजगार मिलेंगे कैसे? तो ये सरकार अगर इनको ठीक तरीके से मैनेजमेंट करेगी, इनका ठीक तरह से इन पे रेगुलेशन लगाएगी, सही तरीके से इनका नियंत्रण होगा, तब जाके इन क्षेत्रों में जो है ये जो सारे रोजगार की संभावनाएं हैं ये फलीभूत होंगी। आगे क्या करा है, इन सब कार्यों में अधिक समय लगेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमने जितनी बात की कि सरकार ये करे, सरकार वो करे, तो इन सब चीजों के लिए सरकार के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसीलिए सरकार थोड़ा धीमी गति से काम कर रही है। तो फिर अगर सरकार के पास पर्याप्त संसाधन अभी नहीं है, तो आने वाले समय में जब पर्याप्त संसाधन होंगे तब वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर इन चीजों को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमें ये तो जरूरी है कि लोगों को रोजगार तो मिले। इसके लिए फिर क्या किया जाए? इसके लिए सरल सा उपाय ये बताया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया जाए जिनके ऊपर ध्यान देना प्राथमिकता में हो, जैसे कि रोजगार, है ना। रोजगार ऐसा क्षेत्र है या जो काम अगर प्रति व्यक्ति को रोज मिलता है तो वो अपने जीवन को थोड़ा सा धीमी गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ा सकता है। इसी दृष्टि में सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान करके उस पर मेहनत करने का काम शुरू किया है। कैसे? मनरेगा नाम की एक योजना चलाई है। कब? 2005 में तो इस योजना के लिए अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम के माध्यम से ये सारे प्रावधान किए गए थे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य सुविधाएं जो इन लोगों को मिलती हैं। कौन कौन सी है, एक एक पे हम बात करते हैं। 2005 में मनरेगा अधिनियम बनाया और अधिनियम बनाने के बाद में प्रत्येक आम आदमी को काम का अधिकार दिया गया उस अधिनियम के माध्यम से। तो यहाँ पे ये बात भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ये एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी। अब कानूनी अधिकार है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी आम नागरिक को या आम आदमी को जो कि अपने जीवन को थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ाता रहे लगातार। एक वित्त वर्ष में उसको 100 दिन का कम से कम काम मिलेगा। कितना मिलेगा? कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा एक वित्त वर्ष में। पहली गारंटी तो ये दी गई, और इसकी गारंटी दी गई है बाकायदा कि सरकार गारंटी के साथ एक वित्त वर्ष में आपको कम से कम 100 दिन का काम तो देगी ही देगी, ये जिम्मेदारी है सरकार की। दूसरा, अगर 100 दिन का काम मुहैया करवाने के लिए आपने आवेदन कर दिया और आवेदन से 15 दिन तक आपको काम नहीं दिया गया है, कितने दिन तक का आवेदन आज किया, आज से अगले 15 दिन में आपको काम नहीं दिया गया है, सरकार उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं हो पाई, तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कैसे? आपने तो अपनी अकुशलता दर्शा के सरकार को ये कह दिया कि मुझे 100 दिन का रोजगार चाहिए, मैं इस अकुशल श्रम को करने को तैयार हूं, लेकिन अब सरकार की लाचारी देखिए कि उसके पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि वो आगे आपको काम उपलब्ध करवाए। तो इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि आपको फिर उस 15 दिन के बाद जितने दिन तक भी आप बिना काम के बैठे रहेंगे उतने दिन का आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये अलग अलग होता है बेरोजगारी भत्ता। अब अगली बात जो क्या है, अगर पहली बात तो जिम्मेदारी तो यह है कि 1 से 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम उपलब्ध करवाया जाएगा आपके घर से। शर्त यह है, जो किराया भत्ते की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर 1 से 5 किलोमीटर के अंदर सरकार आपको काम उपलब्ध करवाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा? फिर आपके लिए विशेष स्थिति है। उसके लिए आपको अगर 5 किलोमीटर से जितना ज्यादा दूर आपको काम मिलेगा, उस 5 किलोमीटर के आगे की जितनी दूरी होगी किलोमीटर में, उसका आपको किराया भत्ता मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा किराया मिलेगा वहां आने जाने का। ये व्यवस्था भी सरकार ने कर दी है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इस योजना को चलाने के पीछे क्या कोई वास्तविक फायदे का सौदा है या फिर ये यूं ही बस केवल लोगों के पास रोजगार नहीं है इसीलिए शुरू किया गया? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ एक पे हम बात करते हैं। पहला तो है भूमि को उपजाऊ बनाना, यानी जहां पे बंजर भूमि है जिसकी स्थिति खराब है उसके आसपास मेड़ आदि बनवा के उस जमीन को, जैसे चारागाह की जमीन है या फिर कोई खेती की जमीन है तो उसको मेड़ आदि बनवा के पानी के कटाव से अगर जमीन खराब हो रही है
तो ऐसी स्थितियों को नियंत्रित करना पहला उद्देश्य। दूसरा, आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। मनरेगा के अंदर जो श्रमिक काम करते हैं वो वृक्षारोपण के अंदर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा, जल संरक्षण इकाइयों का निर्माण करवाना, जैसे कहीं पे बांध हो गया, कहीं पे टांके हो गए, ऐसी जो इकाइयां हैं इनका निर्माण भी मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से करवाया जाता है। तो इन उद्देश्यों से एक तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है और साथ ही साथ लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। अब रोजगार के अंदर इसके अंदर हर समय अलग अलग मजदूरी की दरें तय की जाती है। आज के समय में हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी 259 है, जहां तक मुझे पता है ना। राजस्थान के अंदर 259 जो न्यूनतम मजदूरी है 259 रुपए है। मजदूरी को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि ये समय समय से बदलती रहती है, इसलिए कम से कम न्यूनतम कितनी मजदूरी है केवल इतना ध्यान रखें आप। तो हर एक अलग अलग स्लैब को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे इन रोजगारों की बात करने के बाद में रोजगार किन किन तरीकों से दिए जाते हैं। अब जो रोजगार दिए जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जो रोजगार हमें मिला है वो किन किन नियमों और शर्तों के आधार पे किस क्षेत्र के लिए कितना विशेष होता है, कौन से जो रोजगार हैं उनके लिए क्या क्या शर्तें लागू होती हैं। हम बात करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र की। इसके अंदर क्या कहा गया है, आर्थिक कार्यों का विभाजन किया जाता है। सबसे पहले बात तो इसमें काम की शर्तें तय की जाती है। अगर संगठित क्षेत्र है तो संगठित क्षेत्र के अंदर काम की शर्तें लागू होती है, और असंगठित क्षेत्र है तो उसमें काम की शर्तें लागू नहीं होती हैं। जो शर्तें कानून द्वारा निर्धारित की गई उनकी बात कर रहे हैं हम। इसके लिए संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सभी चीजें उन पे लागू होती है, और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो ये उन पे लागू नहीं होती है। पहली अगर सिंपल सी बात हम समझने की कोशिश करें, आचरण के नियम होते हैं बाकायदा किसमें, संगठित क्षेत्र में, जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई आचरण का नियम नहीं होता। ना तो मजदूर की मजदूरी फिक्स होती है, ना मजदूर का समय फिक्स होता है, ना ही उसको कब आना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कुछ फिक्स नहीं होता। काम के अनुसार उसको परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। नियुक्ति के संबंध में क्या विशेष नियम है, नियुक्ति के लिए संगठित क्षेत्र में आपको बाकायदा नियम और शर्तें बताई जाएंगी कि आपकी नियुक्ति होने से आपके सेवानिवृत्त होने तक आपके ऊपर ये जो नियम है लागू होंगे। आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा अगर संगठित क्षेत्र में आप नियुक्त होते हैं तो। असंगठित क्षेत्र में तो ऐसा भी तय नहीं है कि आपको रोज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। आपको कितने दिन काम मिलेगा और कितने घंटे काम करना है, इसमें कुछ भी तय नहीं किया जाता है। सब कुछ जिस काम देने वाले की नियत पे या उसकी मनोवृत्ति पे निर्भर होता है। सेवानिवृत्ति के नियम होते हैं बाकायदा संगठित क्षेत्र में कि आप जब इतनी उम्र के बाद में रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद में आपको इतनी ग्रेजुएटी मिलेगी, इतना पेंशन के रूप में मिलेगा, और इतना आपको पीएफ एसआई वगैरह जैसे बहुत सारे कार्मिकों की अलग अलग कटौतियां होती हैं, उनके रूप में आपको जो है इतना पैसा या इतना धन जो आपको मिलेगा। समय सारणी होती है, किस वार को कितने बजे का, जैसे सरकारी विद्यालयों में एक समय होता है सुबह 10 से 4 का, एक समय होता है 7:30 से 1 बजे का। उसके बाद में आप घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। आपके स्कूल आने का समय यही रहता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई समय सारणी नहीं होती। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो होता है उसके अंदर समय सारणी का अभाव होता है। समय सारणी का अभाव होने के कारण जो मालिक होता है, जो नियुक्ता होता है, जिसने काम दिया है, केवल वो तय करेगा कि आपको कब से कब तक काम करना है। लाभ निर्धारण, जो मैंने अभी आपको बात की कि एक सेवानिवृत्ति के बाद में आपको पेंशन के रूप में लाभ मिलेगा, आपको ग्रेजुएटी यानी परिपक्वता के ऊपर आपका जो कटौती हुआ है हर मासिक वेतन से, उसको जो है ब्याज समेत वो वापस मिलता है आपको। रोजगार सुरक्षा मिलती है किसमें, संगठित क्षेत्र में। आपको बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से ही अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको हटाया जा सकता है, अन्यथा आपको कोई भी नहीं हटाएगा। रिटायरमेंट की आयु तक आप सकुशल नौकरी कर लेंगे। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में मालिक के पास में अगर 2 दिन काम है, किसी मकान मालिक के पास में 2 दिन काम है तो उसने मकान का काम चलाया 2 दिन, तीसरे दिन आपको घर भेज देगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना काम भी आपको वहां लगाए रखेगा। कानूनी सुरक्षा होती है बाकायदा। संगठित क्षेत्र में कानून लागू होते हैं, उन कानूनों के माध्यम से आपकी जो है मजदूरी की या जो आपका वेतन है उसकी दरें तय होती हैं। प्रतिवर्ष आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी यह तय होती है। महंगाई के अनुसार आपके वेतन में कितना भत्ता जुड़ेगा यह तय होता है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जो है आपको वो मिलता है। उसके अलावा और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो कानूनी सुरक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। किसमें, संगठित क्षेत्र में। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई भी संभावना नजर नहीं आती दूर दूर तक ही। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी संगठित और असंगठित के बारे में सुना और ध्यान से देखा भी। अब इन बातों के लिए हमने जो पीछे उदाहरण पढ़े थे उनके बेस पे कुछ और एक एक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कांता एक कार्यालय कर्मचारी है, जिसका जो उदाहरण दिया गया है वो एक संगठित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है ना। अब आपको मैंने बता दिया कि संगठित क्षेत्र पे सारे सरकारी नियंत्रण वाली जो बातें हैं, जो शर्तें हैं वो लागू होती हैं। सरकार द्वारा सब व्यवस्थाएं तय की जाती है, उनका वेतन तय होता है, उनका समय तय होता है, उनके लिए नियुक्ति की शर्तें होती हैं, उनके लिए सेवानिवृत्ति की शर्तें होती हैं।
जबकि असंगठित क्षेत्र में जो रोजाना दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला कमल नाम का जो मजदूर है, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। ना तो उसको नियुक्ति की कोई शर्तें हैं उसके लिए, ना काम करने का कोई समय तय है, ना ही उसके लिए कोई सेवानिवृत्ति के लाभ है, ना ही कोई नियुक्ति की नियम है। इसलिए असंगठित क्षेत्र में ऐसी कोई भी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ आपके लिए कुछ और विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इन क्षेत्रों की तुलनात्मक अध्ययन के बाद में अब हम देखेंगे कि अगर संगठित क्षेत्र के मजदूर सुरक्षित हैं या कर्मचारी सुरक्षित हैं, तो फिर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग या फिर मजदूरों की सुरक्षा कैसे की जाए। इनके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। जैसे विकास अवरुद्ध करने वाले कारण है कुछ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके अंदर। जैसे संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की धीमी गति है। सबसे पहली वजह तो यह है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति खराब हो रही है, उसकी वजह यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार ही सृजन बिल्कुल धीमी गति से हो रहा है, जिससे कि कम ही लोगों को ऐसा मौका मिल पाता है कि वो संगठित क्षेत्र में काम कर ले। संगठित क्षेत्र फिर असंगठित क्षेत्र के रूप में भी काम करता है। ये कैसे होता है? सरकारें कई बार क्या होती है, वित्तीय भार अगर ज्यादा होता है, ज्यादा पैसा लगने वाला या ज्यादा खर्चे के कोई काम होता है, तो उसको प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे दे देती है, जिससे वे फिर अपने हिसाब से या अपनी मनमर्जी से उस काम को पूरा करते हैं और एक निश्चित राशि के अंदर वो काम संपन्न हो जाता है। जबकि सरकार उसी काम को करे तो उनको बकायदा मजदूरों की भर्ती करनी पड़े, संचालकों की, ऑपरेटरों की, मैनेजमेंट की भर्ती करनी पड़े। इसलिए सरकार कई बार क्या करती है कि असंगठित क्षेत्र के नियंत्रण में जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से इस काम को पूरा करवा लेती है, जिससे उनके कम खर्चे में काम आसानी से हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी संख्या कम रह जाती है और असंगठित जो मजदूर हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है। अब इनमें असंगठितों में आते कौन कौन है? गाँव की बात करें तो जिनके पास में भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान इनके अंदर आते हैं। छोटे और सीमांत किसान इसके अंदर आते हैं। फसल बटाईदार इनके अंतर्गत आते हैं, है ना। कारीगर जो मकान निर्माण करने वाले होते हैं या फिर जो अन्य प्रकार की जो ढांचागत इकाइयों का निर्माण करते हैं। बुनकर है, लुहार है और बढ़ई है जो फर्नीचर का काम करने वाला है। फिर इधर सुनार है। ये सब किस में आते हैं? असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं ये सब। तो इन सब लोगों के पास में जो काम की शर्तें हैं या काम की जो दशाएं हैं वो बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है? किसानों को किस तरीके से उनका जीवन स्तर ठीक तरीके से बदल जाए, जितने हमने समस्याएं देखी उनके आधार पर क्या क्या सुविधाएं उनको मुहैया करवानी चाहिए सरकार द्वारा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे खाद की जो व्यवस्था है, खाद बीज की, इसको उचित दरों पे तय किया जाए। किसान को लागत कम हो इसके लिए सरकारी जो दरें होती हैं उसके आधार पे उसको खाद बीज उपलब्ध करवाएं। कृषि उपकरणों हेतु सरकार उसको सस्ता ऋण उपलब्ध करवाए, जिससे कि कृषि के जो उपकरण है वो आसानी से खरीद सके। जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे हल हैं, ये सब चीजें जो खेती बाड़ी करने के लिए जितनी सारी चीजें काम आती हैं उन सबको खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसा रियायती दर पे जब मिलेगा तो ही उसकी जो लागत जो है कम होगी और फिर उसको बचत ज्यादा होगी। भंडारण सुविधा भी सरकार उपलब्ध करवाए। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की बात करी थी हमने थोड़ी देर पहले। कोल्ड स्टोरेज क्या करता है? उपज को कम समय में खराब होने वाली उपज जो होती है उसको अधिक समय तक बनाए, एकदम फ्रेश बनाए रखने के लिए या अच्छा बनाए रखने के लिए उसकी जरूरत होती है। विपणन केंद्र विकसित किए जाए, मार्केटिंग जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है, ऐसी मंडियां, ऐसे उचित दरों वाली मंडियां हों, उन मंडियों का ठीक से रेगुलेशन हो, उनको नियमित किया जाए। मंडियों पे भी शर्तें या नियम बाकायदा उनके बनाए जाने चाहिए कि किस फसल को कितने रेट पे खरीदना है। इस रेट से कम यूं औने पौने दामों पे अगर खरीद के उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाए किसानों के साथ में, तो फिर इन विपणन केंद्रों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इन पे भी क्या होता है, रेगुलेशन होना चाहिए। शहरों में इन असंगठित क्षेत्र के लोगों में कौन कौन शामिल होता है, अब बात करते हैं इसकी। शहरों में जैसे लघु उद्योगों के श्रमिक होते हैं, छोटे छोटे जो इकाइयां होती हैं, जैसे कोई ग्लास फैक्ट्री है छोटी सी, है ना, कोई पत्तल दोना फैक्ट्री है, या फिर कोई छोटा जो कढ़ाई का काम है उसको करने वाले लोग हैं। निर्माण क्षेत्र के श्रमिक हैं, व्यापार हैं, परिवहन है, इनमें सब में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो सब क्या होते हैं, शहरों में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आकस्मिक श्रमिक जो जैसे रेडी ठेली चलाने वाले लोग हैं, जो सड़कों पे घूम घूम के सामान बेचते हैं, उन लोगों का भी क्या है, असंगठित क्षेत्र में शामिल किया गया है। बोझा ढोने वाले, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने कूली देखे होंगे, ऐसे ही शहरों के अंदर जो जब यात्री यात्रा करते हैं तो उस समय स्टेशनों पे बहुत सारे लोगों को बोझा ढोने का काम दिया जाता है। किस लिए? ताकि यात्रियों को जो सुविधा मुहैया हो सके, उनको सहजता से यात्रा करने में सुविधा हो सके। फिर कबाड़ उठाने वाले लोग जो छोटी फूटी चीजों का व्यापार करते हैं, जिसके माध्यम से उनका रिकंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो नई फैक्ट्री में जाके फिर दोबारा से नई वस्तु के रूप में बन के आती है। ऐसे जो टूटी फूटी चीजों को उठाने वाले, कबाड़ उठाने वाले जो लोग हैं, वो भी किसमें आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं शहरों में। और किस की बात करेंगे हम?
इसके बाद में है जैसे लघु उद्योगों की आवश्यकता क्या क्या है आज के समय में। अब अगला जो बिंदु है कि आज के समय में लघु उद्योगों में छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बड़ा बनाने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। कच्चे माल की ठीक रियायती दरों पे उपलब्धता हो, या फिर जिन क्षेत्रों में कच्चा माल उपलब्ध हो वहीं पे उसी प्रकार के जो लघु उद्योग हैं वो स्थापित किए जाएं ताकि उनका विकास ठीक गति से हो सके। विपणन केंद्र, उत्पाद, सरकारी सहायता, सारी वही चीजें जो किसानों के लिए जरूरी हैं वही लघु उद्योगों के लिए। जैसे विपणन केंद्र उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उत्पाद का सही दाम मिलना चाहिए, सरकार उनको कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवा दे, है ना। परिवहन की सुविधाएं यानी अच्छी सड़कें हों ताकि उनका माल ले जाके विपणन केंद्रों तक बेचा जाने में सक्षम हो जाए। अधिकांश जो श्रमिक हैं वो पिछड़े वर्गों के होते हैं। इन जो क्षेत्रों की बात जिनकी हम कर रहे हैं वो अधिकांश श्रमिक जो पिछड़े समाज के पिछड़े वर्गों के आते हैं। इस वजह से उनको क्या होता है, उनके साथ भेदभाव का शिकार भी होता है। अब यहाँ पे भी सरकार को ध्यान देना है ताकि उनके साथ में एक तो मजदूरी की दरों के आधार पे भेदभाव नहीं हो, है ना। उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार ना हो। अमानवीय व्यवहार के कारण व्यक्ति काम करने में सहज महसूस नहीं करता। उनको है जो सही तरीके से सम्मान मिले उस काम के साथ में, ऐसी अपेक्षाएं सामान्यतः व्यक्ति की होती हैं। फिर कहते हैं इनके सहायता और संरक्षण की जरूरत है। ये जो पिछड़े हुए वर्गों के लोग हैं इनकी सहायता और संरक्षण के लिए हमें सरकार को इनमें दखल या इनमें स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों को किन किन आधार पर बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करते हैं मुख्य रूप से। सार्वजनिक जो होता है जिस पे सरकारी नियंत्रण होता है, और निजी जो है जिस पे निजी संस्था या निजी व्यक्तियों के अधीन जो चीजें होती हैं उनका निजी नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में देखिए तुलनात्मक के आधार पर कुछ बिंदुओं को मैंने इसमें उल्लेख किया है, उनको आप बखूबी देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो सार्वजनिक क्षेत्र पे नियंत्रण किसका होता है, सरकार का नियंत्रण, जबकि निजी क्षेत्र पे नियंत्रण किसका होता है, एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक संस्था का हो सकता है। समझ में आ गई बात। सार्वजनिक मतलब सरकारी से समझ सकते हैं आप, है ना। सरकारी या जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिनपे जो सरकारी नियम या कानून कायदे लागू होते हैं वो सब सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं। नीति निर्माण कौन करता है, सरकार ही नीतियां या नियम बनाती है इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए। जैसे कोई कंपनी है जो सरकार के नियंत्रण में चल रही है तो उसके लिए नीति निर्माण भी कौन करेगा, सरकार करेगी। इसके उदाहरण देख लीजिए, रेलवे है, डाकघर है, ये सब जो है सरकारी नियंत्रण वाली स्वामित्व वाली इकाइयां हैं। इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। इनका उद्देश्य केवल जनहित होता है, ना कि लाभ कमाना। कैसा होता है, सरकार द्वारा जो संस्थाएं जो इकाइयां चलाई जा रही हैं उनका उद्देश्य केवल क्या होता है, जनहित करना होता है। और इनके सारे खर्चों का वहन भी कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है, ऐसे ही हम निजी क्षेत्र की तुलना करें तो नियंत्रण की हमने बात कर ली। फिर इसके उदाहरण क्या है, जैसे टाटा कंपनी है आज के समय में निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। हालांकि 2% जो सोशल सामाजिक दायित्व वाली जो खर्चा वहन करने वाली नीति अभी सारी कंपनियों पे लागू की गई है, उसका निर्वहन तो इनको निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी करना पड़ता है। अपने लाभांश का लगभग 2% सामाजिक हित में लगाना पड़ता है, समाज हित में, है ना। ये कुछ नियम अलग हैं जो अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पढ़ने को मिलेगा। रिलायंस है, पार्ले जी है, ये सब जो कंपनियां हैं ये सब निजी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। इनका मूल जो उद्देश्य होता है वो हमेशा क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है। इनको किसी और बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनका जो मूल उद्देश्य होता है, इनको अपने काम के बदले में क्या चाहिए, लाभ चाहिए। ये जो सेवा मुहैया करवाते हैं उसके बदले में क्या वसूल करते हैं, चार्ज वसूल करते हैं आपसे। जैसे मोबाइल ऑपरेटर जो कंपनियां हैं, जैसे जियो है ना, एयरटेल है, ये सब अपने मासिक बिल जो आता है, अपना मासिक जो भुगतान हम प्रीपेड के माध्यम से करते हैं या पोस्ट पेड के माध्यम से करते हैं। पहले हम इंटरनेट चलाने के लिए पैसा देते हैं कंपनी को, उसके बाद में वो हमें उतने समय तक, जैसे मासिक प्लान है या फिर 6 महीने का है या 12 महीने का है, तो उतने दिन सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये सब जो निजी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं ये सब सर्विस चार्ज करती हैं, है ना। इनके मालिक द्वारा इनके नियम कायदे तय किए जाते हैं, उसी के द्वारा काम की दशाएं तय की जाती है। ठीक है, ये हमने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे और चर्चा करेंगे। कहा गया है नोट के अंदर क्या कहा है कि निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश, जो निजी क्षेत्र कहीं भी अगर सरकार के द्वारा दिए गए कामों में निवेश करता है तो फिर निजी क्षेत्र द्वारा उस पर ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके वो अपने खर्चे को वसूल करने के लिए ऊंची दरों पे उसकी वसूली करता है। क्या करता है, ऊंची दरों पे वसूली करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी लागत और जो उसका लाभ होता है दोनों मिलके आम आदमी के ऊपर भार पड़ता है उसका। सरकार जनता को महंगाई से बचाने के लिए इनमें कुछ प्रयास करती है कि कुछ इकाइयां, कुछ जो ढांचागत विकास है उसको सरकार कर दे, ताकि उस लागत को सरकार आम आदमी पे ना डाल के टैक्स आदि से चुका दे और उस पर आम आदमी का जो खर्च है उसके ऊपर पड़ने वाला भार है उसमें कमी आ जाए। कुछ गतिविधियों को सरकार के समर्थन की जरूरत पड़ती है, जैसे उत्पादन प्रक्रिया में लागत अधिक आए तो सरकार टैक्स कम करके या उसके जो वस्तुओं की जो दरें हैं, जो रेट है उसको कम करके जो उद्योगपति हैं उनके लिए सस्ते
कच्चे माल की उपलब्धता तय कर सकती है, जिससे कि उसकी लागत कम हो जाए, और लागत कम होने से वो जो कीमतें हैं अपने आप ही कम हो जाएंगी। इसलिए सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ लागतें कम कर देती है ना। जैसे टैक्स सर्विस चार्ज, टैक्स है, सर्विस चार्ज है, सीमा शुल्क है, बिजली की दरों में कटौती है, पानी की दरों में कटौती है। ये सब चीजें देकर सरकार क्या होता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन पे लागत को कम कर देती है, जिससे उसकी जो दरें हैं वो अपने आप ही कम हो जाती हैं। अब इस पार्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बचा है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस पे हम बात करेंगे, इसके बाद में इस पार्ट का जो है लगभग अंत हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सरकार किसान और उपभोक्ता यानी आम आदमी दोनों की मदद करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की है सरकार ने। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, किसान से एमएसपी की दरों पे उसकी उपज खरीदी जाती है और उपभोक्ताओं को रियायती दरों पे वो जो सामान है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ये कैसे होता है, किसान की उपज को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि किसान की उपज के लिए पर क्विंटल या पर किग्रा उसको इतना पैसा तो कम से कम मिलेगा ही। जो राशि तय की जाती है वो एमएसपी कहलाती है। इसके भंडारण की सुविधाएं, गरीब उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से कम कीमत पर पूरा सामान उपलब्ध करवाया जाता है। फिर गरीबों को, जैसे मान लो 20 रुपए किलो सरकार ने गेहूं खरीद लिया है ना, सरकार ने खरीदा तो 20 रुपए पर केजी, लेकिन उसको बेचेगी गरीबों को कितना, 1 रुपए या 2 रुपए पर केजी। तो ये हो गया ना किफायती। इससे उसने गरीब लोगों की मदद भी कर दी और किसानों की मदद भी कर दी, है ना। आर्थिक गतिविधियों में सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अब हम इन बिंदुओं को आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पे देखने की कोशिश करते हैं। और ये अंतिम जो पेज है इस पाठ का आ चुका है आपके सामने। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च कर उनका प्रबंधन करना। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कितनी सारी संभावनाओं की, रोजगारों की बात की, कितनी कमियों की बात की। उन सब पे सरकार अगर खर्च और उनका उचित प्रबंधन कर दे, है ना, इन पे खर्चा जो हो रहा है उसका ठीक से नियंत्रण कर ले और उनका प्रबंधन कर ले सही तरीके से, तो इनकी दशा है जो बेहतर हो सकती है। कुपोषण रोकने का प्रयास किया जाए। अभी जो हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की उसके माध्यम से जो सस्ती दरों पे अनाज हमें दिया जाता है, चावल, दाल, गेहूं, ये सब चीजें, इसका उद्देश्य यही है कि सरकार जो आम आदमी के अंदर कुपोषण की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे उनको बचाया जा सके। इस कुपोषण यानी अच्छा जो आहार, अच्छा भोजन उसको नहीं मिल पाता है वो कम कीमत में मिल जाए। शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर ले सरकार। शिशु मृत्यु दर यानी बच्चों की जो जन्म के 1 वर्ष के अंदर जो मौत होती है उसकी वजहों को जाने और उनको कम करने का प्रयास करे। मानवीय विकास के पक्षों पर ध्यान दे, जैसे भोजन, आवास, पेयजल, गरीबी निवारण, उपेक्षित वर्ग एवं क्षेत्रों की देखभाल। इन सब के लिए क्या करे सरकार, समुचित योजनाएं बनाए ताकि इन सब वर्गों का कल्याण हो सके, है ना। अब हम इस पाठ के निष्कर्ष पे आ गए हैं और निष्कर्ष का मतलब है कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, उन सब बातों पे एक बार फटाफट रिवीजन करके उनका जो है दोबारा से देख लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों का सार्थक समूह में हमने सबसे पहले विभाजन किया, पहले, दूसरे और तीसरे क्षेत्र में, ठीक है। पहले क्षेत्र को हमने कृषि से जोड़ा, दूसरे क्षेत्र को उद्योगों से और तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र से जोड़ा। ये बातें आपको पता है। भारत का पिछले 30 वर्षों के आधार पे हमने अध्ययन किया कि 30 वर्षों में कैसे कैसे भारत के विकास में है जो बदलाव आया, जीडीपी में किन क्षेत्रों का, रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई है, कौन से क्षेत्र जीडीपी में पहले ज्यादा योगदान देते थे अब कम देते हैं, कौन से क्षेत्र जो है जीडीपी की ग्रोथ में सर्वाधिक जो है योगदान दे रहे हैं। जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की हमने समीक्षा कर ली। उसके बाद में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के तरीकों पर चर्चा की हमने कि सरकार कैसे जो किसानों को, मजदूरों के लिए कैसे जो दयनीय दशाएं हैं, जो शोचनीय परिस्थितियां हैं उनके ऊपर काम करे, उनके लिए सही मजदूरी तय करे, सही उनके लिए दशाएं दे और अच्छी सुविधाएं दे, उनको कम कीमत पे ब्याज उपलब्ध करवाए ताकि वो अपने स्तर पर स्वरोजगार कर सकें। फिर हमने नियमित और अनियमित कह सकते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि संगठित क्षेत्र जो है पूर्णतः नियंत्रित होता है। एक कर्मचारी या एक व्यक्ति जो संगठित क्षेत्र में नियुक्त होता है उस दिन से लेके सेवानिवृत्ति तक उसके लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जैसे मजदूर हो गए, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला चालक हैं और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सब, इन सब के लिए कोई नियम कायदे तय नहीं है, तो इनके लिए सरकार को ज्यादा प्रयास करना है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात की फिर हमने। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में है और निजी क्षेत्र जो व्यक्तिगत और संस्थागत नियंत्रण में है। इनके अंदर क्या होता है कि सरकार स्वयं भी काम करती है जब सार्वजनिक में होती है, तो निजी क्षेत्र की सहायता से जब सरकार काम करती है तो आजकल इसके लिए एक पीपीपी मॉडल चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। सरकार इनके सहयोग से भी काम करती है और सार्वजनिक क्षेत्र में वो अकेले भी काम करती है। तो इस तरीके से हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को
अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश की। इसके साथ आप इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। जो नोट्स की जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं आप हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहां से भी डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और स्वतः भी पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ठीक तरीके से एक बार दो बार जरूर देखें, ताकि आपको ठीक तरीके से पूरा जो चैप्टर है समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। तब तक इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।